ओम गुरवे नमः। मेष राशि से रामेश्वरम, वृषभ राशि से सोमनाथ, मिथुन राशि से नागेश्वरम, कर्क राशि से ओंकारेश्वर, सिंह राशि से वैद्यनाथ, कन्या राशि से मल्लिकार्जुन, तुला राशि से महाकालेश्वरम, वृश्चिक राशि से घृष्णेश्वर, धनु राशि से काशी विश्वनाथ, मकर राशि से भीमशंकर, कुंभ राशि से केदारेश्वरम अर्थात केदारनाथ और मीन राशि से त्र्यंबकेश्वर। मेरे गुरु पंडित संजय रथ जी द्वारा बताए गए यह द्वादश ज्योतिर्लिंग जो मैंने आपको 12 राशियों के साथ बताया कि कौन सी राशि से कौन सा ज्योतिर्लिंग बनता है। तो आपकी कुंडली में भी यदि सूर्य इनमें से किसी भी राशि में या जिस भी राशि में हो, आपको उससे संबंधित ज्योतिर्लिंग की यात्रा, तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, जरूर दर्शन करने चाहिए। और पंडित संजय रथ जी ने बताया इसका कि सबसे शुभ समय रहता है जब गोचर में भी सूर्य उसी राशि से गोचर कर रहा हो, तब उस राशि से संबंधित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से जो ज्योतिर्लिंग बनता है उसकी तीर्थ यात्रा करने का परम लाभ प्राप्त होता है। और इसी के साथ एक और बात जोड़ दी जाती है कि सूर्य के गोचर के साथ जब चंद्रमा भी गोचर में यदि उसी राशि से गुजर रहा हो जिस दिन, तो उस दिन आप अपनी यात्रा आरंभ कर लीजिए। या उस दिन जैसे आपके मान लो सूर्य कुंभ राशि में है तो आपका ज्योतिर्लिंग हुआ केदारेश्वर अर्थात केदारनाथ। तो जब चंद्रमा भी कुंभ राशि से गोचर कर रहे हों तो आप अपनी केदारनाथ की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपको ऊपर केदारनाथ धाम में दर्शन हो, आपकी यात्रा शुरू हो या यात्रा पूरी हो, तो भी चंद्रमा कुंभ राशि में उस समय गोचरस्थ हो। तो यह एक मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि कब हमें अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पर जितनी पीड़ा होगी, आपका सूर्य जितना पाप प्रभाव में होगा, जितना क्रूर ग्रह, पाप ग्रह जैसे राहु, शनि, इवन यदि केतु का भी प्रभाव हो, मंगल की भी दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से जब आप इस प्रकार से अपनी ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए निकलेंगे तो आपको मार्ग में वहाँ पहुँचने पर बहुत कठिनाई होगी। आपकी बार बार आपके ही ग्रह आपकी परीक्षा लेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे, जाने से आपके मार्ग में विघ्न खड़ा करेंगे। तो आप इन सब से विचलित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा उपाय करने जा रहे हैं। आपको यदि सूर्य का सही से रोल अगर कुंडली में पता हो तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा को नियंत्रण करने का कार्य, एकमात्र कार्य चंद्रमा को जो नियंत्रित करता है वो सूर्य है। और आप ये देखिए कि चंद्रमा हमेशा दो ही तरीके से काम करेगा, या राहु के तरीके से, दूसरे कल्चर में जाके सीमाओं को तोड़कर, बंधनों को तोड़कर, जो ट्रेडिशन है, जो हमारे वेद कहते हैं उस बात को ना मानकर, फॉलो ना कर। और केतु आपको बिल्कुल अनमना बनाना चाहता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला एटीट्यूड देता है, आपका इंटरेस्ट लूज़ करवाता है हर चीज़ के अंदर, कहीं भी मन नहीं लगने देता, और आपको बिल्कुल समाज से, परिवार से, यारों दोस्तों से एक आइसोलेशन में ले जाता है, अलग थलग कर देता है, कहीं भी आपको टिकने नहीं देता, आपका मन नहीं लगने देता और आपको अकेला कर देता है। तो चंद्रमा का जब भी थोड़ा सा एक्सट्रीमिटी होगी तो इन दोनों में से ही किसी एक तरफ होगी। या तो चंद्रमा राहु की तरफ जाएगा, यानी कि आपका मन, या तो विषय वासनाओं की तरफ जाएगा। आजकल का जो कलयुगी वातावरण है वहाँ पर जिस भी तरीके की जो षड विकार है उसी तरफ आपको खींचेगा। आपका मन करेगा कि चलो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर कुछ और डिस्क विस्क में जाते हैं। और इसी तरीके से केतु आपको आइसोलेट करता है, वो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगने देता। तो चंद्रमा को, यानी कि चंद्रमा और उसके नोड्स राहु और केतु को जो नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य को इसमें हेल्प करते हैं बृहस्पति। तो
अगर मान लीजिए पहले से आपका सूर्य पीड़ित है और आप उसका एक तरीके का जाने अनजाने में, अगर आपको ये बात नहीं भी पता कि आप के सूर्य किस राशि में बैठे हैं और आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग बनता है, और बाई चांस हो सकता है आप वैसे भी गए हो वहाँ पर, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, वो राशि पीड़ित है, तो आपने निश्चित रूप से अनुभव किया होगा कि आपको जाने के दौरान कष्ट आए, बाधाएं आई, वहाँ पर जाकर भी आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। आपको इजीली रूम नहीं मिला, रहने के लिए सही जगह नहीं मिली, आपको अच्छा खाना नहीं मिला, आपको टेस्टफुल खाना नहीं मिला, आपके पैसे खो गए, आपका किसी ने पर्स चुरा लिया, आपका बैग कहीं गिर गया, उसकी तन्नी टूट गई, आपके पैर में मोच आ गई, और आपको पंडित जी ने सही से ट्रीट नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइन में धक्का दे दिया, आपको ज़्यादा समय रुकने को नहीं मिला, और वहाँ पर आपसे जितने पैसे लिए गए उस हिसाब से आपको सर्विस नहीं दी गई, चीज़ नहीं दी गई। तो यही सारी परीक्षाएं हैं, और यहीं पर आपको दिखाना है, आपको इस पे क्रोध नहीं करना, आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण हासिल करना है, विजय हासिल करनी है, जिससे कि आप जाने अनजाने में ये जो उपाय आपसे हो रहा है, ये जो तीर्थ यात्रा आपसे हो रही है, इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। इससे आपके सूर्य को यानी कि आपकी आत्मा को बहुत बल मिलेगा, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला पाएंगे, अपने सोने उठने का मैनेजमेंट सही से कर पाएंगे, अपनी लाइफ के जो आपके लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, आप उसको अचीव करने के लिए फुली डिटरमाइन हो पाएंगे। जो बार बार मेंटल लेवल पे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि आज हमने सोचा कि हम कल से अपना काम शुरू कर देंगे, रोज़ अपना 10 to 7 काम करेंगे, चाहे वो अपना बिजनेस भी हो चाहे जॉब भी हो, लेकिन अगले दिन फिर वही हमने पता लगे कि सुबह उठ ही नहीं पाए, 10 बज गए हमें उठने में, हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं लेके आ पा रहे, हम रात को टाइम से सो ही नहीं पा रहे। ये सब सूर्य की कमज़ोरी की निशानियाँ हैं। ठीक है, इसके अंदर राहु, शनि, ये सब रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं, और चंद्रमा और सूर्य की कमज़ोरी ही इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप सूर्य को जितना मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा भी कंट्रोल में आएगा, चंद्रमा पर नियंत्रण होगा, और आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पाएंगे। आप एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए, चंद्रमा की लिमिटेशन होती है कि वो सूर्य जितना स्पेस उसको देते हैं ना, वो उतना ही फैल सकते हैं, उतना ही एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना ही ग्रो कर सकते हैं, उतना ही एक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए सूर्य का अर्थ है आपकी जेब में कितने पैसे हैं, योर फाइनेंस। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको एक ट्रिप प्लान करना है। चंद्रमा क्या है? यात्रा है। तो चंद्रमा कह रहे हैं कि चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन अब भले ही आपका मन हो कि मैं लंदन घूम के आता हूँ, ठीक है, मैं लंदन ब्रिज को भी देख के आऊँगा, वहाँ पर साथ में फ़ोटो खिंचवाऊँगा, वहाँ पर घूमूंगा फिरूँगा, लेकिन अब आपको पता है कि जेब में है ही 10,000 रुपये, तो सूर्य की लिमिटेशन आ गई। अब आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, आप क्या करेंगे, चलो यार कहीं इंडिया में ही चलते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि चलो हम बेंगलोर, कोडेकनाल, ऊटी, मतलब वहाँ का एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब आपको फिर से लगेगा यार वहाँ के बजट में तो 50-60 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए, 1,00,000-1,50,000 का खर्चा भी हो सकता है अगर एज अ कपल जाए तो। अब आप फिर से नीचे आएंगे, चल यार दिल्ली के जो 200-250 किलोमीटर की रेंज है उसी के अंदर कहीं चल लेते हैं। तो आप देखिए कि सूर्य की लिमिटेशन, जो सूर्य ने एक बाउंड्री दे दी, जो आपके लिए सेट कर दिया, एक एनवायरनमेंट, एक लिमिटेशन दे दी, आपको उसी के अंदर आपके मन को वहीं पर ही एडजस्ट करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, मान लीजिए आपने कहा कि चलो हम सिर्फ नैनीताल घूम के आ जाते हैं, सिंगल पर्सन जाना चाहे तो हाँ 10,000 में शायद हो जाएगा। वहाँ पर वो अपना वोल्वो से आएगा, जाएगा, खाएगा पिएगा, 3 दिन रहेगा और अपना आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई टूर पैकेज बेचना नहीं है मुझे, मैं आपको वैसे एक डिटेल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 10,000 रुपये के अंदर अब हाँ, अब चॉइसेस आपकी हैं, मन की, वहाँ पर आपके हाथ में बागडोर है कि आपका चंद्रमा क्या चाहता है। आप वहाँ जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, और वहाँ पर क्या कुछ आप किसी दूसरे को भी खिलाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, क्या आपकी विशेज़ हैं, आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं, वेजिटेरियन है, या फिर आप वहाँ पर किसी गरीब की कोई हेल्प करेंगे। वहाँ पर एक मंदिर भी है, तो क्या आप उस मंदिर में विज़िट करेंगे, वहाँ पर कुछ दान पुण्य करेंगे। उसी 10,000 रुपये हैं आपके पास, वही लिमिटेशन है, उसी के अंदर आपको करना है। इसी तरीके से आपके फादर या किसी देश की अगर सरकार भी होती है
तो वो भी अपने नागरिकों के लिए और एक फादर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली हो जाती है कि भाई मेरी तो मंथली इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये है, इसके अंदर हम घर के 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, इसी के अंदर हम सबको मैनेज करना है। तो वो ऑटोमेटिकली लिमिटेशन हो गई, करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर सरकार कहती है कि हमारा ईयरली जो बजट है वो 200 लाख करोड़ का है, मान लीजिए भारत सरकार कहती है 300 लाख करोड़ का है, तो अब एक लिमिटेशन हो गई ना कि आपको इसी सीमा के अंदर रहकर ही काम करना है। मान लीजिए केंद्र सरकार ने ये लिमिटेशन कर दी कि अब कोरोना का टाइम है, आपको घर से मास्क लगाकर ही निकलना है, वरना 2,000 रुपये का चालान। तो सूर्य ने लिमिटेशन लगा दी, आपको बाउंड कर दिया। आपका मन, आपका चंद्रमा चाहता है या नहीं चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सूर्य पीड़ित होगा तो आपको सन की बात मानने में किसी भी फॉर्म में बहुत तकलीफ होगी। अगर आपका सूर्य खुद का भी अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आप इजीली हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आप समझेंगे कि हाँ, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, हमें इस बीमारी पर नियंत्रण पाना है, इसको कंट्रोल करना है, जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे। इसी तरीके से बहुत कॉमन है कि बच्चों में खासकर जो लड़का होता है, बेटा और बाप यानी कि पिता पुत्र की जो लड़ाई है वो बहुत कॉमन है। तो वहाँ पर आप देखिए सूर्य का अफ्लिक्शन ही एक फादर और एक सन के अंदर जो अफ्लिक्शन आता है, जो लड़ाइयाँ होती है, जो मनमुटाव होते हैं, वो एक इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं। क्योंकि सन को ऐसा लगता है कि उसके फादर हमेशा उसको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो चाहता है उसे वो नहीं करने दिया जा रहा है, उसको बाउंड किया जा रहा है कि नहीं बेटा, तुझे पढ़कर अपना ये कोर्स कंप्लीट करके जॉब करनी है, या फिर तू फटाफट अपना MBA पूरा कर, उसके बाद अपना जॉब शुरू कर दे, या फिर तू गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पर 2 साल की प्रैक्टिस कर, ये कोर्स कर, यहाँ जा, या फिर तुझे मेरे बिज़नेस को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जिनके अच्छे बिज़नेस हैं या जो भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी बिज़नेस को ज्वाइन करें, कि नहीं जल्द से जल्द अपना काम करो और मेरे साथ बिज़नेस को ज्वाइन करो। या फिर जैसे मान लीजिए लड़का तो चाहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं, लेकिन उसके फादर ने उसको बाउंड कर रखा है कि नहीं, तुझे मेरे साथ बिज़नेस में टाइम देना है, अभी तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे ये कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, यू आर नॉट फ्री टू गो एनीवेयर। तो इसी तरीके से सूर्य नियंत्रित करते हैं। और अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो आपको ये सारी बातें बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तो आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप उस बात को तवज्जो देंगे कि हाँ, मेरे फादर सही कह रहे हैं, मुझे इस बात को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आपको कौन सा ज्योतिर्लिंग दर्शन जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने गुरु का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यह अमूल्य ज्ञान हमें दिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।